हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकारों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम हर एक टॉपिक को जितना डीपली हो सके पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल राइट यानी जो मौलिक अधिकार है वो एक बड़ा टॉपिक है। इस वजह से हम इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आपको सब कुछ आसानी से और बहुत सरलता से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि आपको एक कहानी बन जाए और सब कुछ आसानी से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, किसी भी नागरिक को सम्मान के साथ जीने, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के लिए कुछ जरूरी और मूलभूत अधिकारों की जरूरत होती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सन 1215 में इंग्लैंड के एक राजा थे, किंग जॉन। उन्होंने इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में हमें भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी वजह से संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आपने हमेशा ही रटा होगा कि संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। दोस्तों, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो हमेशा से ही भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार या फिर किसी भी तरह के अधिकार दिए जाने के पक्ष में थे। इसी वजह से सन 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई और नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाने का पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया। तो पहली बार नागरिकों को अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने। दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान निर्माताओं द्वारा हमें भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। एक मौलिक अधिकार को बाद में हटा दिया गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों समानता का अधिकार। इसके बाद हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठवां हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था दोस्तों, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया। इसके बाद अगला था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, ये जो सभी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसी तरह से 12 से लेकर 35 तक सभी मौलिक अधिकारों को बांटा गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्या भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल प्रदान किए गए हैं। बस अंतर इतना है कि जो भारतीय नागरिक होगा ना दोस्तों, उसको सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। लेकिन अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसको सीमित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, जो विदेशी नागरिक होगा उसको आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 इनको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मतलब जो भी विदेशी नागरिक होगा उसको 15, 16, 19, 29 और 30 में जो भी मौलिक अधिकार दिए हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। देखिए, यहाँ से एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार बचते हैं वो विदेशियों को प्राप्त होते हैं। मतलब टोटल जो 12 से लेकर 35 हैं उनमें से 5 आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, कोई भी अधिकार हमें स्वयं को प्रोटेक्ट करने मतलब अपने आप की रक्षा करने के लिए प्रदान किया जाता है। मान लीजिए आपकी एक संपत्ति है जिस पर आपका अधिकार है और सामने वाला यदि उसे छीनने का प्रयास करता है तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें राज्य के विरुद्ध मिले हैं। यदि राज्य जो है हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जब भी हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं
तो एक टर्म हमें बार बार देखने को मिलती है और वह टर्म है राज्य। इसी वजह से दोस्तों हमारे संविधान के भाग 3 में जो पहला आर्टिकल है यानी आर्टिकल 12, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। अब जानते हैं कि आखिरकार यह राज्य क्या है। दोस्तों अनुच्छेद 12 बताता है कि जब मौलिक अधिकारों की बात हो तो राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार नहीं होती, इसमें कई अन्य संस्थाएं भी शामिल होती है। अगर कोई संस्था मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, बशर्ते वह राज्य के दायरे में आए। अब राज्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, राज्य यह नहीं होता कि उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य। राज्य को यहाँ पर विस्तार से बताया गया है कि हम कौन कौन सी चीज़ों को राज्य मानेंगे, और यह राज्य यदि आपके अधिकारों का शोषण करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित चीज़ें शामिल है। देखिए दोस्तों, संघ सरकार और संसद राज्य की परिभाषा में शामिल है। यदि संघ सरकार या फिर संसद आपके अधिकारों को छीनती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। सभी राज्य सरकारें और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, पंचायत, नगर परिषद या फिर नगर निगम, यदि दोस्तों इन सब में से कोई भी आपके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अन्य प्राधिकरण, सरकारी कंपनियां जैसे LIC, ONGC, सेल, इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय, सरकारी स्कूल या फिर सरकारी अस्पताल, ये भी दोस्तों राज्य के दायरे में आते हैं, राज्य की परिभाषा में आते हैं। यदि ये लोग आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो आप इनके खिलाफ भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई संस्था सरकार से पैसे लेती है, उसके नियम सरकार बनाती है, तो वह राज्य हो सकती है। ये उदाहरण के लिए रेलवे, सरकारी बैंक, सरकारी विश्वविद्यालय राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों एक निजी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, वह राज्य नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों यह सरकार के नियंत्रण में नहीं आती। अब आपने इतना जान लिया कि यहाँ पर राज्य का मतलब जो हमारे 28 राज्य हैं वो नहीं है, यहाँ पर राज्य की एक अलग परिभाषा दी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो एक शब्द है ना, अन्य प्राधिकरण, इसकी परिभाषा निश्चित नहीं है। इसमें क्या क्या शामिल होगा और किस चीज़ को हम राज्य के दायरे में मानेंगे, इसका निर्धारण दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है। इन केस में कौन सी संस्था को राज्य माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सबसे पहला केस आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगवत राम केस, जो कि 1975 में आया था। यहाँ पर एक मुद्दा उठा, क्या LIC, ONGC, IFC जैसी सरकारी कंपनियां राज्य मानी जाएंगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि ये सरकार द्वारा स्थापित की गई है और सरकार इन पर नियंत्रण करती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी संस्थाएं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब ऐसी संस्थाएं हमारे मौलिक अधिकारों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो LIC, ONGC और IFC जैसी संस्थाएं भी हमारे राज्य के दायरे में आती है। इसके बाद दोस्तों अगला केस आता है 2005 में जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो राज्य के दायरे में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि BCCI स्वायत्त संस्थान है और सरकार का इस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। हालांकि यह सार्वजनिक कार्य करता है, लेकिन यह राज्य के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ से क्या है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो राज्य के दायरे में नहीं आती, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि BCCI, NCERT, ONGC। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसी वजह से आपको ये जो केस हैं वो अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों एक और केस आता है चंद्रमोहन वर्सेस NCERT केस, जो कि आता है 1991 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया क्या NCERT जो है वो राज्य के दायरे में आती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCERT को सरकार से अनुदान मिलता है, लेकिन यह पूरी तरह से सरकार की फंडिंग पर निर्भर नहीं होती, इस वजह से इसको राज्य नहीं माना जा सकता। दोस्तों इन सभी केसों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा ही यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि इनमें से कौन सी संस्था जो है वो राज्य के दायरे में नहीं आती। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल
13 की। दोस्तों आर्टिकल 13 जो है वो न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कानूनों की वैधता की जांच करते हैं। तो आर्टिकल 13 जो है वो 4 उपखंडों यानी 4 सब क्लोजेस में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 13 एक की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान तो 1950 में लागू हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी तो कानून और नियम बनाए जाते थे अंग्रेजों द्वारा। तो उन्हीं के बारे में आर्टिकल 13 एक में कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले यदि कोई कानून हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे उस हद तक समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक सिद्धांत चलता है, पृथक्करण का सिद्धांत, जो कहता है अगर किसी कानून का कोई हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो केवल वही हिस्सा रद्द होगा, बाकी कानून बना रहेगा। मतलब दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर कोई कानून है, ठीक है, वो संविधान लागू होने से पहले बना था और अब वो जो कानून है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उस कानून का एक हिस्सा समाप्त कर दिया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, बाकी पूरा कानून एज इट इज बना रहेगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक किताब है, ठीक है, उस किताब का एक पन्ना खराब हो गया है, तो आप पूरी किताब को तो फाड़ेंगे नहीं, सिर्फ उस पन्ने को फाड़ देंगे। तो यही बात आर्टिकल 13 एक में कही गई है, इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 दो की। देखिए दोस्तों आर्टिकल 13 एक और दो लगभग समान ही है, बस उनमें थोड़ा सा ही अंतर है। जहां पर आर्टिकल 13 एक ऐसा बोलता है कि यदि कोई भी विधि संविधान के लागू होने से पहले बनाई गई है और उस विधि का कोई हिस्सा हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है तो उस हिस्से को हम समाप्त कर देंगे। जबकि आर्टिकल 13 दो ऐसा बोलता है कि 1950 के बाद में, मतलब संविधान लागू होने के बाद में कोई कानून बनाया गया है और वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम उसको रद्द कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिसको हम ग्रहण का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये क्या कहता है, अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वह मरेगा नहीं, ठीक है, उस पर ग्रहण लग जाएगा। और ग्रहण कौन लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को ढक लेगा। और अगर भविष्य में संविधान में कोई बदलाव हो और वह कानून अब अधिकारों के खिलाफ ना हो तो वह फिर से लागू हो जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने एक आदेश निकाला कि एक निश्चित इलाके में सिर्फ महिलाएं ही व्यापार कर सकती है, महिलाएं ही दुकानें लगा सकती है। अब आपको जलन हो गई, आपको ऐसा लगा कि ये तो हमारी समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है जो बोलता है कि व्यापार करने की आपको स्वतंत्रता है। तो आपको भारी जलन हो रही है और आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सामने वाला बंदा सही कह रहा है क्योंकि समानता का अधिकार है, उसको व्यापार का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सरकार ने जो आदेश निकाला था, जो कानून बनाया था, उसको ढक लेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद क्या होगा कि सरकार जो है संविधान में ही संशोधन कर दे, आर्टिकल 19 में संशोधन कर दे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार को ढका था ना, वो हट जाएगा और कानून वापस लागू हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको आर्टिकल 13 का जो क्लोज 2 था अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका एक और उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। लेकिन जो इजी एग्जाम्पल था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 3 की, जिसमें कानून को परिभाषित किया गया है कि कौन कौन सी चीजों को हम कानून मानेंगे। दोस्तों संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा यदि कोई नियम प्रक्रियाएं बनाई जाती है या कोई बिल पास किया जाता है तो उसको कानून माना जाएगा। इसी के साथ साथ कोई ऑर्डिनेंस जारी होता है, अध्यादेश जारी होता है, तो उसको भी कानून माना जाएगा। इसी के साथ आदेश, नियम, उपनियम और कोई नोटिफिकेशन आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको भी कानून माना जाएगा। और आप यदि किसी नोटिफिकेशन से आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होते हैं तो आप इसे आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 13(4) जो कि बाद में जोड़ा गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से। इसमें क्या कहा गया, देखिए दोस्तों, अगर संसद संविधान में कोई बदलाव करती है आर्टिकल 368 के तहत
तो अनुच्छेद 13 उसे रद्द नहीं कर सकता। मतलब अगर 368 के तहत कोई संविधान संशोधन होता है और वह आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन नहीं करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल 13(4) को जोड़कर। और यह कब जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन 1971 में। दोस्तों, अनुच्छेद 13(4) में यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। सीधी सी बात है दोस्तों, यदि संसद जो है अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान में कोई भी संशोधन करती है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते जब तक कि सरकार या फिर संसद जो हमारा आधारभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका उल्लंघन नहीं करती। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आर्टिकल 12 और 13 में जो भी प्रावधान है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं।